चलो, तो देखो अपन सेल साइकिल की, अच्छा सेल तो अपन ने पढ़ लिया था। सेल के अंदर लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, उसके अंदर क्रोमोसोम के बारे में। तो सेल के अंदर जैसे कि अपन थोड़ा बहुत ब्रीफ की अगर अपन ये बात करें, तो हमने सेल के अंदर स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने ये बात करी थी सेल होती क्या है। सेल के बाद में हमने ये देखा था कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। और जिसके अंदर मल्टीपल सेल यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीसेल। उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े, फिर सेल थ्योरी पढ़ी। सेल थ्योरी के साथ साथ में हमने फिर सेल थ्योरी को करेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट आए। फिर हमने कुछ शेप देखी थी, शेप के साथ साथ में उसके स्ट्रक्चर भी देखा, और हमने एक बात बोली थी कि इसके अंदर जो शेप जो होती है वो उसके फंक्शन पे क्या करती है, वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है उस पर वेरी करता है। देन हमने इसके अंदर प्लाज्म सेल वॉल के बारे में बात करा। जैसे प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। फिर मैंने आपको सेल वॉल के अंदर मैंने ये बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बताई थी। टर्शरी मैंने बताई थी कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर जो होती है, यंग प्लांट जो होता है उसके अंदर कौन सी होती है, प्राइमरी। और बाद में वो डिमिनिश्ड हो जाती है। तो एनसीईआरटी आप जब पढ़ते हो तो उसमें लिखा भी जाता है यंग प्लांट के अंदर कौन सी होती है, मेरिस्टेमेटिक होती जो प्राइमरी सेल होती है। फिर लेटर वो क्या हो जाती है, डिमिनिश। और जो परमानेंट जो सेल्स होती है, परमानेंट जो सेल्स होती है उसके अंदर कौन सी पाई जाती है अपने पास, सेकेंडरी। तो ये चीज हमने कुछ देखी। फिर हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाले ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी होगी, वैक्यूल्स हो गया और लाइसोसोम। फिर हमने इसका एक ही स्ट्रक्चर पढ़ा था, और उस स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में हमने दूसरे अदर ऑर्गन पढ़े थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, परऑक्सीसोम पढ़ा था, माइक्रोबॉडीज के अंदर। साथ ही साथ हमने उसके अंदर ये भी चीज पढ़ी थी, क्रोमेटिन पढ़ा था लास्ट में। क्रोमेटिन मैंने आपको बताया था कि हमारा डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.24 मीटर। उसको हम क्या करते हैं, ऐसे कंडेंसेशन करते हैं, कंडेंस करते हैं, यानी उसको अपन एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन काम में आती है। फिर अपन ने बहुत सारी सेल के अंदर जो फंक्शन पढ़े, अलग अलग तरीके से चीजें पढ़ी थी। फिर अब जो सेल अपन पढ़ लेते हैं, तो एक चीज आपने ध्यान रखी होगी कि हमने जब सेल थ्योरी दी गई थी, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लीडन एंड स्वान। 1838 और 1839 दोनों ही जर्मन, एक है जर्मन बॉटनिस्ट और एक है जर्मन जूलॉजिस्ट। पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिख रखा है, तो उसको हटा करके जर्मन कर लेना, ठीक है। तो उनसे जब एक सवाल पूछा गया, सवाल ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि जो नई सेल होती है वो कैसे बनती है, तो वो बता नहीं पाए। लेकिन उसका जवाब किसने दिया, रुडोल्फ विर्चॉफ ने 1855 के अंदर। उन्होंने अपनी भाषा के अंदर, ठीक है ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यू सेल होती है वो किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। कैसे, डिवाइड कर करके। तो जब पहले जो वहां पे सेल प्रेजेंट थी, उसी ने क्या करा, डिवाइड करा और एक नई सेल बनाई। तो ये जो डिवीजन का जो प्रोसेस है, हमारे को ये देखना है कि एक पुरानी सेल से नई सेल बनती कैसे, उसको समझाने के लिए एक सेल डिवीजन और एक सेल साइकिल नाम का चैप्टर है। सेल साइकिल इसलिए बोला क्योंकि ये साइक्लिक चीज है। जब अपन ये बात करते हैं कि जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है एक जाइगोट से हो रखा है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, एक मेल आया और एक फीमेल गैमेट आया, दोनों के गैमेट आपस में मिले तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना। डिप्लॉइड है लेकिन एक ही सेल। अब उस एक ही सेल के अंदर बहुत सारी बार डिवीजन हुआ। और हमने आपने ये भी पढ़ रखा है कि दो तरीके के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, बेसिक चीज है, हमारे को पता है, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता 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 करता, जैसे एक मान लो ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे अपन सारे के सारे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या हम में अब डिवीजन बंद हो गया, ठीक है। क्या अगर मान लो कि आपकी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद में कभी भी ऐसा नहीं होता कि डिवीजन बंद हो जाता है, डिवीजन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हो सकता है कि वो डिवीजन कहां पे चल रहा हो, अपने इंटेस्टाइन की सेल होती है उसको ग्रो, मतलब उसको डिवीजन चाहिए। यानी डिवीजन एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने एक यूनिसेलुलर यानी जाइगोट से वो एक मैच्योर स्टेट में आ जाए, उसके अंदर डिवीजन बंद हो जाता है। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, फंक्शनल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसी चीज को समझने के लिए एक चैप्टर का नाम दे रखा है सेल साइकिल, ठीक है। नाम से पता चलता है कि सेल कौन कौन सी साइकिल से गुजरता है, कौन कौन सी फेजेस से गुजरने के बाद में एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वही बात कर रहे हैं अपन जो वहां से। अब देखो क्या होता है कि इस साल एक 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप जैसे इस सेल की जब अपन बात कर रहे हैं, अगर अपन अभी के समय पे देखा जाए, अभी के समय पे मतलब समझते हो कि जैसे हम कहां पे जाते हैं, हायर लेवल पे जा रहे हैं। हायर लेवल का मतलब समझते हैं, हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं कि हमने सेल से स्टार्ट करी, सेल से हम टिश्यू पे आए, टिश्यू से ऑर्गन पे आए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पे आए। हर किसी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एक हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन जब अपन सेलुलर बायोलॉजी की जब अपन बात करते हैं, तो उसके अंदर अपन न्यूनतम लेवल पे रिडक्शन की तरफ जाता है। रिडक्शन का मतलब हम पहले सेल पढ़ते हैं, फिर सेल की हम सेल वॉल पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, और अंदर घुसते जाते हैं, यानी हम कहां जाते थे, रिड्यूस होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। तो ऐसी बायोलॉजी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजियोकेमिकल प्रोसेस,
फिजियोकेमिकल का मतलब क्या होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन कहां पे चलती है अगर अपन ये बात करें, उसके साइटोप्लाज्म। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होगा, कौन सा ऑर्गेनल किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसके बदौलत पूरी सेल क्या काम करती है, ठीक है। तो ऐसी बायोलॉजी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल तक जाते हैं, यानी सेलुलर लेवल, यानी सेल्स की हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, प्रोसेस को पढ़ते हैं, उस तरीके की बायोलॉजी को अपन बोलते हैं रिडक्टिस या फिर रिडक्शन बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिडक्शन बायोलॉजी क्या चीज होती है, तो आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना, अगर मान लो नहीं भी पढ़ रहा है, ये आपके जो जब सेल चालू होता है तो उसके आगे वाला जो पोर्शन है, इंट्रोडक्टिव पोर्शन है, उसके अंदर लिख रखा है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक चीज ये ध्यान रखना। अब देखो इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, पहले हम इंट्रोडक्शन सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, और सेल डिवीजन के साथ साथ में हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर कि कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों सेल डिवाइड होती है, ठीक है, थ्योरीज रिलेटेड, ठीक है भाई, थ्योरीज रिलेटेड जो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। देखो कोई भी सेल डिवाइड करना क्यों चाहती, हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हो क्यों रहा है, सबसे पहली बात कि हम जाइगोट जितने तो है नहीं, हमारा साइज कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर अपन ये बात करें तो हमारे अंदर हो क्या रही है, ग्रोथ हो रही है। हाइट से ले लो, अगर मान लो कि गर्थ से ले लो, वेट से ले लो, कैसे भी ले लो, ठीक है ना, ऑर्गन से ले लो या फिर किसी भी चीज, तो हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन इसलिए होता है कि ताकि हम क्या कर सकें, ग्रोथ कर सकें। ग्रोथ की अगर अपन ये बात करें, और कभी कभार मान लो ग्रोथ हो गई, मान लो कि अभी आपकी स्टेट ऐसी है कि जिसमें ना ग्रोथ बढ़ रही है ना कम हो रही है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे को चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में उस घाव को भरने के लिए भी तो क्या होना चाहिए, नई सेल बननी पड़ेगी। तो उस सेल को रिपेयर, मतलब उस वुंड को रिपेयर करने के लिए भी क्या चाहिए, सेल डिवीजन चाहिए। और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हर सेल का क्या होता है, एक लाइफ स्पैन होता है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी का अलग लाइफ स्पैन होता है और आरबीसी का अलग लाइफ स्पैन होता है। जहां पे अपने मान लो कि जैसे स्टमक की सेल है, स्टमक की सेल कभी कभार अपने एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है, एचसीएल होता है, हाईली एसिडिक होता है, तो उससे कुछ सेल डैमेज भी हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने का भी काम है, या फिर वहां पे एक नई सेल कंटिन्यूअसली चाहिए, तो वो सेल का काम भी कौन करता है, सेल डिवीजन से होता है। यानी कुल मिलाकर के ग्रोथ हो गया, या फिर जो पुराने टिश्यू को सही करना है वो बात हो गई। और अगर अपन ये बात करें न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसकी, वो भी किसकी बदौलत होता है, सेल के डिवीजन। अब जब सेल डिवीजन की जब अपन बात करते हैं, तो सेल डिवीजन की जब अपन, ठीक है, सेल डिवीजन की जब अपन बात करते हैं तो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास में इनडायरेक्ट मेथड, और एक होता है हमारे पास में डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। अब जब अपन ये बात करते हैं कि इसके अंदर इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर अपने पास में G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज क्या हो, हमारे को दिखाई दे, यानी हर एक सेल का साइकिल और क्रम हो उसके अंदर। डायरेक्ट मेथड की अगर अपन ये बात करें कि जिसके अंदर ये प्रोसेस जो G1 S और G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज दिखाई ना दे, तो दो बात समझ के, इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें ये सेल साइकिल की जो स्टेजेस दिखाई दे रही है, और डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, सेल साइकिल की स्टेजेस दिखाई नहीं दे। अब इनडायरेक्ट मेथड के अगर अपन एग्जांपल की अगर अपन ये बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड के एग्जांपल होते हैं जैसे कि मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल होते हैं ए माइटोसिस और बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। तो माइटोसिस की जब अपन बात करते हैं, तो जैसे मान लो आपको सिखाने के लिए एक सेल है, अब सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 46, और कैसे, अगर ये अपनी सेल जो है 2n यानी डिप्लॉइड सेल है। अब इस डिप्लॉइड सेल के अंदर जब हमने माइटोसिस होते हुए देखा, तो इससे जो बनने वाली न्यू सेल जो थी उसके अंदर, और जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थी उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर और प्लॉइडी दोनों के दोनों सेम, यानी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इक्वल नंबर, इक्वल हुआ है, यानी डिवीजन जो हुआ है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या है, इक्वल ही रहा। ऐसे डिवीजन जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर और प्लॉइडी सेम रहती है, उस तरीके के डिवीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। जब मियोसिस को देखा गया, तो सेम सेल को देखा गया, तो सेम सेल अगर मान लो कि मियोसिस में जाती है, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर और प्लॉइडी डीएनए कंटेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इस तरीके के डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब रिडक्शनल डिवीजन, इसको अगर अपन ये देखा जाए, तो यहां पे क्या रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, और यहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। यहां अगर अपन बात करें, तो यहां पे अगर अपन ये बात करें आफ्टर डिवीजन, इसको दो अलग अलग भाषा के अंदर भी अपन बात करें, ऐसा भी बोल सकते हैं, आफ्टर डिवीजन क्रोमोसोम क्या रहता है, नंबर सेम। और अगर इसकी अपन बात करें, तो आफ्टर डिवीजन क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, आपके रिड्यूस हो जाता है। चले भाई आगे इसके, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कौन सी सेल इसके अंदर मियोसिस करेगी, कौन सी सेल माइटोसिस करेगी, तो हमने कुछ सेल ली जिसकी प्लॉइडी है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड।
और वहां पे भी हमने सेम तरीके की सेल ली। माइटोसिस किस में देखा जाता है, इवन और ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर अपन बोलते हैं डीएनए कंटेंट पाया जाए उसके अंदर क्या होता है, आपके माइटोसिस होता है। यानी माइटोसिस हर सेल के अंदर देखा गया, ठीक है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों। लेकिन मियोसिस की खास बात ये होती है कि जिसके अंदर अपने पास में इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, 2 4 6 8 10 12 ऐसे, यानी 2 के मल्टीपल के अंदर हो, उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस देखा जाता है। तो ऐसा होता है कि जब हमने देखा रिडक्शन होता है तो अगर एन के अंदर यानी हैप्लॉइड सेल के अंदर अगर मान लो डिवीजन हो गया तो ये n/2 हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं, ठीक है। अगर 3n के अंदर डिवीजन हुआ तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2n, ऐसा कभी होता नहीं, ठीक है ना। तो यानी रेशनलाइज कुछ नहीं होता यहाँ पे, जो भी होगा अगर अपन ये बात करते हैं इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसके पास में हो गए उसके अंदर होगा, ठीक है। तो एनिमल की जब अपन बात करते हैं तो एनिमल की अगर अपन बात करें तो एनिमल की पूरी बॉडी दो तरीके की सेल से मिलकर के बनी, दो तरीके की सेल होती है, एक होती है सोमेटिक सेल और एक होती है जर्मिनल सेल। सोमेटिक सेल जो होती है उसमें खास करके अगर देखा जाता है तो माइटोसिस होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करती है, यही सोमेटिक सेल हमारे ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही है, हमारे बॉडी की ग्रोथ करा रही है, हर चीज क्या कर रही है, सोमेटिक सेल कर रही है। लेकिन एक दूसरी सेल जो होती है जर्मिनल सेल, जैसे कि जर्मिनल एपिथेलियम, टेस्टीज के अंदर जब अपन सेमिनिफेस ट्यूब्यूल पढ़ते हैं वहां पे क्यूबॉइडल सेल होती है जिसको अपन जर्मिनल एपिथेलियम, ओवरी के अंदर भी हम जर्मिनल एपिथेलियम की अपन बात करते हैं। तो यहां पे भी क्या होता है कि जब यहां पे जर्मिनल एपिथेलियम जर्मिनल सेल के अंदर दोनों चीज देखी जाती है, मियोसिस भी और माइटोसिस भी। लेकिन जो रिडक्शन जो होता है यानी यहां पे जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो हम ये बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ। यानी अगर मेल है, मेल जैसे मान लो कि मैं डिप्लॉइड हूं, मेरे में जो गैमेट बनेगा वो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड, और मेरा मेल गैमेट को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म, और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम। तो फीमेल भी डिप्लॉइड है, मेल भी डिप्लॉइड है, लेकिन उनमें जो गैमेट बनता है वो कैसा बनता है, हैप्लॉइड बनता है, ठीक है। और नंबर में ज्यादा, यानी अगर अपन ये बात करें नंबर बढ़ाने की जब अपन बात करते हैं तो माइटोसिस, और अगर रिडक्शन की अपन बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, मियोसिस, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब जब मियोसिस को देखा गया तो मियोसिस जो होता है ज्यादातर किसमें काम में आता है, गैमेट के फॉर्मेशन, यानी जर्मिनल सेल जो होती है वो क्या करती है, गैमेट के फॉर्मेशन में। अब हायर प्लांट को जब आप देखते हैं, हायर प्लांट का मतलब वो क्या हो गया, एंजियोस्पर्म की जब अपन बात करें एक एंजियोस्पर्म की, तो ये इसकी रूट्स है, ये स्टेम है, ठीक है, ये लीफ है और इसका फ्लावर है। फ्लावर की अगर अपन बात करें दो पार्ट, स्टेमन और पिस्टल, ठीक है ना। अब जब अपन ये बात करते हैं तो किसी भी प्लांट की अगर अपन बात करें, ये यहां पे क्या था, एक बीज था, एक सीड था। इस सीड ने क्या करा, पोषण लेना स्टार्ट करा, यानी न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करा। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए, यानी सीड को ब्रेक डाउन कर, डोरमेंसी, यानी डोरमेंसी मतलब सीड जो था वो, अगर उसको मान लो कि आप एक पैकेट में रखते हो, ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपने क्या लिया, मूंग, जैसे अपन स्प्राउट्स खाते हैं, तो स्प्राउट्स को अपन करते क्या है, अगर मान लो कि वो आपके पैकेट के अंदर है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसके अंदर जाकर के ऐसे रूट्स वगैरह निकल जाती स्टेम, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक उसको पानी के अंदर नहीं डालते, यानी उसको अपन एक एनवायरमेंट नहीं देते, उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती। अब जैसे ही अपन ने एनवायरमेंट दिया तो इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन आएगा, यहाँ पे माइटोसिस। ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद में सीड का क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन होने के बाद में शूट टिप बनी और रूट टिप बनी। इनको बनाने वाला भी कौन है, माइटोसिस, और यहाँ पे भी माइटोसिस। लीफ का फॉर्मेशन करने वाला भी कौन है, माइटोसिस। लेकिन जब अपन फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर भी माइटोसिस से बना, ठीक है। लेकिन इन फ्लावर के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किससे हुआ है, मियोसिस। जैसे आपको सिखाने के लिए स्टेमन जो है उसमें एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या डेवलप होता है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन खुद कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, और स्टेमन के अंदर एंथर जो होता है उसमें क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, वो कैसी होती है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने का प्रोसेस मियोसिस, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो लेंथ बढ़ा दो या फिर वृत्त बढ़ा दो या फिर गैमेट के लेंथ और वृत्त बढ़ाओ तो माइटोसिस, और गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। चलो, अब जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं, हमने एक एग्जांपल से भी समझा था कि मान लो कि हमारे पास में एक अनियन का प्लांट है जिसमें रूट टिप और शूट टिप और फ्लावर है, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे को माइटोसिस की स्टडी करनी है तो रूट टिप और शूट टिप में से किस में करेंगे, तो इनमें से आंसर ये जाता है इसका रूट टिप, ठीक है। क्यों, क्योंकि रूट टिप के अंदर जो अपने पास में बेस्ट, जो अगर अपन ये बात करते हैं बेस्ट स्टेज है ये आपके स्टडी करने के लिए, ठीक है, बेस्ट स्टेज है। क्यों है ये बेस्ट स्टेज, क्योंकि इसके अंदर जो सेल का साइज जो होता है वो लार्ज होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। वहीं अगर मियोसिस की अगर अपन बात करें तो हम किसको स्टडी करते हैं, एंथर को। एंथर क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन का नंबर जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नंबर ज्यादा है, जैसे नंबर यहाँ पे ज्यादा होता है, और बेस्ट सेल है ये अपने पास में स्टडी करने के लिए। तो सवाल आए तो कर लोगे कि अगर माइटोसिस को स्टडी करना है तो किसमें करेंगे, ठीक है ना। अगर अपन ये बात करते हैं रूट टिप के अंदर, और किसकी, सेल के अंदर, कौन से प्लांट के अंदर, अनियन प्लांट के अंदर। फिर अगर अपन ये बात करें लोअर प्लांट के अंदर, तो लोअर प्लांट को समझाने के लिए हम जैसे बात करते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा,
ब्रायोफाइटा जो होता है उसकी मेन प्लांट जो होती है गैमेटोफाइटिक होती है, यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो ये मेल ये भी हैप्लॉइड, ये फीमेल ये भी हैप्लॉइड। तो अब हैप्लॉइड सेल से हमारे को गैमेट बनाना है, तो सबसे पहले अब हैप्लॉइड सेल में अगर मान लो कि हमारे को गैमेट वैसा का वैसा स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करेंगे हम, माइटोसिस। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट बन गया, अब ये वाटर के थ्रू क्या करेगा, ट्रांसफर, और ट्रांसफर होने के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और क्या बनता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। तो जाइगोट में होने वाला मियोसिस उसको अपन क्या बोलते हैं अपने पास में, जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे चले। चल, अब हमने इसके अंदर एक चीज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है। ठीक है ना, हैप्लॉइड सेल में क्या होता है, माइटोसिस। तो यहां से अपन बात करते हैं, हैप्लॉइड सेल के अंदर ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर हैप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस हो। तो इसका आंसर जाता है हमारे पास में हनी बी के अंदर, ड्रोन। तो ड्रोन जो होते हैं एक मेल हनी बी है। मेल हनी बी की अगर अपन, फीमेल की अगर अपन बात करें तो ये खुद कैसी होती है, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड की अगर अपन बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं इसके अंदर, 32। यानी अगर अपन बात करें 16 पेयर के अंदर 16 होमोलोगस पेयर होते हैं। अगर मेल की अगर अपन बात करते हैं तो मेल के पास में कितने होते हैं, 16 होते हैं। यानी ये कैसा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब इसको अगर मान लो कि यहां पे आगे गैमेट बनाना है तो ये क्या करेगा, यहां पे माइटोसिस करेगा। तो अगर अपन ये बात करें तो एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर अपन ये बात करें गैमेट बनाने के लिए, यानी गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए उसको माइटोसिस करना पड़ता है, तो वो कौन सा हो गया हमारे पास में, ड्रोन। ठीक है, चलो अब हमारे को ये चीज सीखना है इसके अंदर कि भाई आप अपने को ये चीज पता करना है कि कोई भी सेल डिवाइड करना क्यों चाहती है, यानी ऐसा कब लगता है कि सेल कब डिवाइड होगी। ठीक है ना, अगर अपन, मैं मेन भाषा की अगर अपन बात करूं तो मैं ये बात कर रहा हूं कि सेल को कब लगता है कि उसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है ना, एक सिंपल भाषा में करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर अपन ये बात करें कि सेल को कब लगता है कि मुझे डिवाइड करना चाहिए, तो उसके लिए एक बेसिस होता है। बेसिस की अगर अपन ये बात करें तो इसके लिए एक बेस बना रखा है कि कब सेल डिवाइड करेगी। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है ना, अभी हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, तो इसके लिए कुछ थ्योरी दी गई। तो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर थ्योरीज। तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर, थ्योरी। ठीक है, सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है कर्न प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, कर्न प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, अब वैसे तो ये थ्योरी के बारे में कुछ नहीं लिख रखा, ये सब चीजें मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। सवाल कोई नहीं पूछा जाता, पहले जरूर आते थे, तो सिर्फ एक रफली इसको नोट कर लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमारे सवाल क्या था कि सेल को कब लगता है कि उसको डिवाइड करना चाहिए, उसके लिए हमने क्या बेसिस बोला, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये थ्योरी समझते हैं। ये थ्योरी जो थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्टविग। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई सेल कब डिवाइड करेगी, इन्होंने बोला कि सेल जब डिवाइड करेगी जब उसका उसका जो न्यूक्लियस का उसके सेल पे जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, खो जाएगा। बात समझ में आई। तो यानी ये बोलता है कि वो सेल का डिवीजन, मतलब सेल को डिवीजन की जब जरूरत पड़ती है कि जब सेल का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके न्यूक्लियस का कंट्रोल क्या हो जाता है, उससे खो जाता है। ठीक, तो हम ये बात करें कि अगर अपन ये बात करते हैं सेल के अंदर, तो कंट्रोलर ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल जो होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब इस न्यूक्लियस के बेसिस पे ही हम क्या कर रहे हैं, बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि मैं ये बोलता हूं कि कंट्रोल जो है, ठीक है ना, वो नहीं रहा, और दूसरे केस में अगर अपन बात करते हैं कि कंट्रोल जो है वो है, इतनी बात समझ में आई। अगर कंट्रोल नहीं है तो सेल को क्या करना पड़ेगा, विभाजन। ऐसे मान लो कि इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि आपके घर के अंदर, आपका घर जो है वो मतलब घर के ना होकर के जिला बन गया है। ठीक है ना, मान लो बहुत सारे मेंबर हो गए। ठीक है, कुल मिलाकर के अपन ये बात करते हैं
तो मान लो कि आपके घर में पहले 10 मेंबर थे, 10 मेंबर में से जो मम्मी पापा थे उनके कितने थे, 5 बच्चे थे, ठीक है ना, दादा दादी और मिला करके ये चीज है। अब उन 5 बच्चों का जब ब्याह हुआ तो कितने हो गए, ठीक है ना, वो 10 हो गए और मम्मी पापा अलग हो गए और बाकी लोग अलग हो गए, तो नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए। अब जब ब्याह होने के बाद में चुन्नू मुन्नू आया, ठीक है ना, अब आने के बाद में हर एक बंदा क्या हो गया, उसके पास में दो दो पर्सन। अब जो कंट्रोल है घर का, जो मुखिया है उसका कंट्रोल खो रखा है, यानी कंट्रोलर ऑफ घर जो है उसको कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है ना, कोई गिनता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, ठीक है। अब उस कंट्रोलर ऑफ सेल ने सोचा कि चलो अभी क्या करते हैं, अपन विभाजन करते हैं, ठीक है ना, कि इसको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रहना चाहिए, तो उसको क्या करते हैं, मतलब कोई भी चाहता है ना सत्ता मेरे हाथ में रहे, तो वो क्या कर देता है, विभाजन कर देता है। तो सेल को बोला गया कि तू विभाजित हो जाए, यानी टूट जा। जैसे ही टूटा तो सेल क्या होगी, छोटी, और घर क्या हो गया, छोटा, और कंट्रोल क्या आ गया, वापस आ गया। मतलब मान लो कि आपको एक हॉल दिया जाए और एक कमरा दिया जाए, ठीक है ना, तो किसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान है, एक छोटे कमरे को आसान है या फिर एक हॉल को आसान है, छोटे कमरे को। तो वैसे ही होता है, जब कोई छोटी सेल होती है तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है, और एक बड़ी सेल होती है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो जहां पे अपन ये बात कर रहे हैं कि कंट्रोल अगर मान लो नहीं रहा तो वो क्या करेगा, सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और कंट्रोल अगर है, ठीक है ना, तो सेल जो होगी डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। अगर मान लो कंट्रोल है तो यहां पे क्या होगा, कंट्रोल अगर मान लो कि प्रेजेंट है तो यहां पे क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं करेगी, और कंट्रोल अगर मान लो नहीं है तो सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो एक बात तो हमारे को समझ में आ गई कि न्यूक्लियस जो होता है वो कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ तो फैक्टर ऐसा क्रिएट करता है जिसकी वजह से होता है। चलो इसको अपन एक ऐसे तरीके से समझते हैं, ठीक है। मान लो एक सेल ये रही और एक सेल ये रही, ठीक है। अब इस सेल की अगर अपन बात करें तो ये इसका न्यूक्लियस, और इस सेल की अगर अपन बात करें ये रहा इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मान लो ये क्या है, सेल 1, और इसको मान लो ये क्या है, सेल 2, ठीक है। अगर इसकी अपन बात करें तो ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म। ये क्या है इसका न्यूक्लियस, और ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म। अब जब आप इस सेल को देखोगे तो अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला जो वॉल्यूम है ये किसका वॉल्यूम है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, और अंदर वाला जो वॉल्यूम है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो यहां पे इस सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम के अंदर बैलेंस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बैलेंस, कि ना सेल बहुत ज्यादा बड़ी है ना सेल बहुत ज्यादा छोटी। तो यहां पे अपन ये बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बैलेंस है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म और वॉल्यूम ऑफ इसके न्यूक्लियस के अंदर बैलेंस है। तो ये जो सेल है एक तरीके की स्मॉल सेल है, स्मॉल सेल के अंदर देखा जाता है कि जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम में बैलेंस होता है। अब इस सेल को देख करके बताओ कि किसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, किसका वॉल्यूम कम हो गया, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ज्यादा। तो इस सेल की अगर अपन बात करें तो अगर अपन बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा है और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, कम। इसका इसके ऊपर कंट्रोल क्या हुआ, नहीं रहा, कंट्रोल नहीं है तो डिवाइड करवा दो। तो जैसे ही वॉल्यूम के अंदर हम ये बोलते हैं कि यहां पे क्या क्रिएट हो गया, इम बैलेंस क्रिएट हो गया। इम्बैलेंस की वजह से अब सेल को क्या करना पड़ेगा, सेल जो क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। तो एक चीज समझ में आई आपको कि सेल को डिवीजन करने की जरूरत कब पड़ी, जब उसने क्या करा, अपने सेल का साइज क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इतनी बात पल्ले पड़ी। स्मॉल सेल डिवाइड नहीं करते, अभी अपन इसको भी डिस्प्रूव कर देंगे, मतलब धीरे धीरे अपन समझते हैं कि जब देखा गया सेल बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो डिवाइड कर दिया, सेल छोटी थी तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो यहां से एक चीज हमारे को समझ में आई कि लार्ज सेल जो होगी उसको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। अब ये क्या बना लेगी, 2 सेल बना लेगी, बन गया। अब जैसे ही 2 सेल बनी तो ये न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म, दोनों का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इक्वल इक्वल बैलेंस। तो बैलेंस होने की वजह से ये सेल को आगे डिवाइड करने की, अब जैसे ये ग्रोथ कर लेगी, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। लिख लो इसको साथ साथ में। चलो भाई, अब ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या चीज होता है उसको समझो। हेडिंग लगाओ, कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स।
अब देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स नहीं मिलेगा, वहां एक लाइन मिलेगी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जब आप पढ़ो तो सीधी बात समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, आपके कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक। अब रेशियो से एक बात समझ में आती है, यानी यहां पे कुछ ना कुछ तो क्या होगा डिनोमिनेटर, और क्या होगा कुछ यहाँ पे न्यूमरेटर। तो एक फॉर्मूला बनाया गया यहाँ पे, साइंटिस्ट ने क्या फॉर्मूला बनाया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ऑफ सी लिख रखा है यानी वीसी लिख रखा है, इसको क्या मान लेते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन ये है क्या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, ऐसे मान लो इसको कि जैसे कि ये यहां पे एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। अब इस सेल के अंदर की तरफ ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस को देखा जाए तो यहां पे ये जो न्यूक्लियस का, ठीक है, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और ये जो बाहर की तरफ है ये क्या है, अगर अपन ये बात करें कि यहां पे इस पूरी की पूरी सेल का, यानी ये क्या है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस भी तो प्रेजेंट है। अगर मान लो कि मैंने इसमें से इसको निकाल दिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास में, साइटोप्लाज्म का बचेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे कि इसकी अगर अपन ये बात करें, यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से अपन को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा, किसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम। ये लो, मान लो कि अपन ने क्या करा, एक यहां पे एक छोटी सेल ले ली, ठीक है, ये एक स्मॉल सेल, और एक यहां पे ले ली लार्ज सेल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, ये है स्मॉल सेल, और ये कौन सी होगी लार्ज। ठीक है, अब स्मॉल सेल की अगर अपन ये बात करें तो इसका ये मान लो इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये मान लो इसका न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस ऑलमोस्ट क्या है बराबर। अब अगर अपन मान लेते हैं कि ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और अगर इसमें से इसको हटा दिया जाए तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इधर भी ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और ये यहां पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब एक मैथमेटिक इक्वेशन के हिसाब से समझते हैं। मान लो कि यहां पे जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो है 20, और यहां पे मान लो 10। तो अगर अपन इसका के आई बोले तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटो, 10 अपॉन 20, ये कितना हो जाएगा 1/2, या फिर इसको 0.5। अब इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पे ये मान लो कि जैसे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10 ही है, और ये कितना हो गया 40 हो गया, तो इसका के आई बताओ कितना आएगा 1/4 आ जाएगा, यानी 10/40 इज इक्वल टू 1/4, यानी 25%। ठीक है, या फिर 0.25। ठीक है, 0.25। तो आप मेरे को ये बताओ कि किसका के आई कम, कम किसका है के आई, लार्ज सेल का स्मॉल सेल का, लार्ज सेल का कम है। तो लार्ज सेल के अंदर क्या होता है के आई क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो लार्ज सेल के आई कम होने की वजह से इसका कंट्रोल यहां पे क्या हो गया खो गया। अब इस सेल को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सेल क्या करती है यहां पे, ठीक है, अगर अपन बात करते हैं गोस टू डिवीजन। ठीक है, और डिवाइड होकर के कितनी सेल बना लेगी, हम ये बात करते हैं इसने बना ली ऐसे 2 सेल। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी। अब ये अंदर की तरफ जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इसका के आई को अपन ने क्या कर दिया रीस्टोर कर दिया। डिवीजन करने से हुआ क्या,
जो KI कम हुआ था उसको अपन ने क्या कर दिया, रिस्टोरेशन। तो यानी सेल का डिवीजन किस लिए होता है कि हम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या कर दें, जो घट गया था उसको वापस से क्या कर दें, रिस्टोरेशन कर दें। तो यानी यहां पे हुआ क्या, अल्टीमेटली क्या पे यहां पे क्या हुआ, रिस्टोरेशन ऑफ KI बोलो या फिर और न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बोलो। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको, KI बोलो या फिर न्यूक्लियोसाइटिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो बोलो। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या करती है सेल, क्या करती है, डिवाइड करती है। तो अगर मैं मान लो कि यहां पे एक पॉइंट ये लिखूं, ठीक है, डिवीजन क्यों होता है, ठीक है ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिवीजन की कारण क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए डिवीजन होता है, ठीक है ना, मेंटेनेंस के लिए क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो इस बार क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, जैसे अभी आपने देखा होगा आंसर की आई है, उस आंसर की के अंदर जो लोग कुछ आंसर दे रहे थे, जैसे एक पेडिग्री वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब पेडिग्री वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी दे रखी थी कि भाई आपको ये बताना है कि इनमें से जो जो बच्चे हैं उनमें से कैरियर कितने होंगे, तो वो लैंग्वेज समझ नहीं आई। अपन ने जैसे मान लो कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, वो पढ़ा। अभी आप 12th क्लास के अंदर भी एक चीज, एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर बोलते हैं टेपेटम, ठीक है, टेपेटम की बात करते हैं। तो टेपेटम के अंदर क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है, पॉली यानी बहुत सारा न्यूक्लियर, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमने लिखा भी था, एंडोस्पर्म हो गया, टेपेटम हो गया। अब कोई भी अपना न्यूक्लियस क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि उसका फंक्शन बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा फंक्शन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस का डीएनए का कंटेंट बढ़ाना है, कि ताकि उस जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक समय पे जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर सके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे डिवीजन की जरूरत, अगर मान लो कि आपसे सवाल पूछ भी ले रहे हैं कि डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेनेंस या फिर मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए हम डिवीजन करते हैं, हमारी सेल डिवीजन करती है। और कुल मिलाकर के जो जो अगर अपन बात करें रिस्टोरेशन चाहते हैं, कोई भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम ना हो, डिवाइड कर ले, अगर मान लो कम हो गया तो उसको डिवाइड करवा दो, डिवाइड करवाने के बाद में उसका रेशियो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। लिख लो इसको। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स समझ में आ गया, करंट प्लाज्मा थ्योरी समझ में आ गई। इन दोनों थ्योरी से क्या देख करके एक निष्कर्ष तो ये निकलता है कि छोटी सेल डिवाइड नहीं करेगी, बड़ी सेल डिवाइड करेगी। चलो अब इसी से रिलेटेड अगर अपन ये बात करें, इसको अप्लाई 2-3 जगह करके देखते हैं कि क्या ये सही बात कर रहा है या फिर ये जो बात कर रहा है या फिर ऐसे ही फेंक रहे, ठीक है। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई तो क्या अपन ये देखते हैं कि ये कहां पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल, कि कहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो अगर अपन ये बात करें, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है वो बहुत छोटी सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल छोटी सेल होती है, लेकिन उसमें डिवीजन बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट रेट से होता है, लेकिन छोटी सेल डिवाइड क्यों कर रही, इतनी बात सुने। तो कहां पे एप्लीकेबल नहीं हुआ ये, सबसे पहला आ गया हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में, मेरिस्टेमेटिक सेल हो गया। दूसरी सेल होती है, यानी दूसरा जो होता है क्लीवेज डिवीजन, क्लीवेज डिवीजन, यानी वहां पे क्या होता है कि अगर अपन ये बात करते हैं कि क्लीवेज डिवीजन के समय पे भी क्या होता है कि सेल का साइज नॉर्मल है, अब उसमें क्या होता है, वो जो पूरा का पूरा जो जाइगोट बना है वो ग्रोथ नहीं करता, उसी के अंदर ही छोटा 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 डिवीजन होने लग जाता है। यानी वो सेल खुद छोटी है लेकिन उसने इंटरनली क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया, वो भी एक तरीके का माइटोसिस है। तो जब ये अपन बात करते हैं तो यहां पे ये चीज गलत हो जाती है कि क्योंकि अब कोई भी अगर थ्योरी दे रखी है तो सब जगह सही होनी चाहिए। मान लो कि मैंने सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी हर जगह पे एप्लीकेबल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा तो हर सेल उस पे एप्लीकेबल, तो ये जो अपन ने अभी पढ़ा है वो एप्लीकेबल नहीं। अब कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं है हमने देख लिया, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर एक और थ्योरी की जिसको अपन बोलते हैं सरफेस वॉल्यूम रेशियो, या फिर सरफेस वॉल्यूम अपन बात कर सकते हैं, सरफेस वॉल्यूम रेशियो की अपन बात करते हैं, ठीक है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या चीज होता है उसको देखो। जैसे मान लो कि ये एक सेल है,
ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, एनिमल सेल मान लेते हैं। अच्छा, एनिमल सेल के पास में सेल वॉल होती है क्या? नहीं होती, तो ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे? सेल की मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो फ्लूइड है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब जब इस मेम्ब्रेन को देखोगे तो मेम्ब्रेन कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कि आपके पास में एक पानी का कंटेनर है, जैसे सिंटेक्स है, सिंटेक्स जान गए, जो अपने ऊपर रूफ पे अपन जो टंकी वगैरह रखते हैं पानी स्टोर करने के लिए। तो उस पानी को तो अपन क्या बोलेंगे, अंदर जो खोखला जो चीज है पानी जो है वो क्या है? उसका वॉल्यूम। और उस वॉल्यूम को कवर करके रखने का काम किसका हो गया? उसकी बाहर की प्लास्टिक का, यानी मेम्ब्रेन का। तो अगर अपन इस सेल मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो ये किसकी तरह एक्ट कर रही है? एक सतह की तरह, यानी सरफेस की तरह। और जब इस साइटोप्लाज्म की अगर अपन बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये एक तरीके का क्या है? वॉल्यूम। यानी हम सरफेस और वॉल्यूम का रेशियो देखना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर के सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या बताता है कि अगर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है मेम्ब्रेन से या फिर मेम्ब्रेन के बाद से, तब तो वो डिवाइड नहीं करेगा। और अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगी? उसको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं आ रहा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो यहां पे जो सरफेस वॉल्यूम है ये कहीं ना कहीं यहां पे ये बताता है कि अगर मान लो कि न्यूट्रिएंट है, तो न्यूट्रिएंट है तो डिवीजन क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं है, तो उस सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी मैथ्स अपन यूज करते हैं कि मान लो कि हमने क्या करा, वही एक छोटी सेल ले ली, ठीक है, और एक ले ली हमने बड़ी सेल। ये क्या है? स्मॉल सेल। और ये कौन सी होगी? लार्ज सेल। ठीक, चलो इसको समझाने के लिए हमने क्या करा, इस सेल को एक रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये ऐसे। तो ये रेक्टेंगल की जो एजेस है, एजेस का मतलब समझ गए? जैसे मान लो कि ये रूम है, ये रूम की जो दीवारें हैं, अगर इसको सेल मान ले तो अंदर के स्पेस को अपन क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। ठीक है ना, ये साइटोप्लाज्म। और बाहर की जो मेम्ब्रेन उसको अपन क्या बोलेंगे? सरफेस। अब जब हमने ये देखा तो जैसे मान लो कि आपको ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को समझाने के लिए हमने क्या करा, इसकी हर एक साइड जो है उसको अपन ने मान लिया जैसे कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो मेरे को ये बताओ कि इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, कितनी साइड्स होती है? सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² होता है। ये तो ठीक है, बेसिक 10th वाली बात है, 6a²। अब इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 6 × 4 कितना हो गया? ये हमारे पास में 24 हो गया। ठीक है, अब हमने इस सेल को देखा, इस सेल को भी हमने क्या करा? ऐसे एक रेक्टेंगल मान लिया। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल मान लिया, और इसकी जो सरफेस है वो हो गई, इसकी मतलब मान लो कि अपन ये बोलते हैं मल्टीप्लाई होगी 8 हो गई। तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई? 6 × a का स्क्वायर, तो 6 × 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 64 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 384, 384 आ जाएगा। ठीक है, 384। तो इसका सरफेस क्या हो गया? इंक्रीज। चलो अब अपन इसका वॉल्यूम भी निकाल के देख लेते हैं। वॉल्यूम को निकालने के लिए अगर अपन ये बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है भाई बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? a³। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा अपने पास में? इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास में? a³ हो जाएगा। अब 8 का क्यूब, और यहां पे आपको निकालना है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है भाई? बोलो। 8। और इसका क्यूब कितना होता है? 512। तो जब आप ये देखोगे यहां पे इसका वॉल्यूम कम है और इसका सरफेस क्या है? ज्यादा। ज्यादा सरफेस तो ज्यादा न्यूट्रिशन अंदर आएंगे, कम सरफेस तो कम न्यूट्रिशन अंदर आएंगे, और वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा। तो इस सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे अपन ये बात करते हैं कि वॉल्यूम यहां पे ज्यादा हो गया किससे?
सरफेस से। तो रेशियो खराब हो गया, वॉल्यूम सरफेस रेशियो खराब होने की वजह से ये सेल क्या करेगी, डिवाइड, और ये सेल क्या करेगी, डिवाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करा डिवाइड? अगर मान लो कि यहां पे बाहर की तरफ अगर मान लो कि ऐसे पोषक तत्व पड़े हैं, न्यूट्रिशन पड़े हैं, और इसका सरफेस जो है वो ज्यादा है, तो ज्यादा सरफेस की वजह से ये ज्यादा ज्यादा क्या करेगी, न्यूट्रिशन लेगी। तो छोटी सेल न्यूट्रिशन ज्यादा ले सकती है और बड़ी सेल न्यूट्रिशन कम ले सकती है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि एक सेल मैथमेटिक रूप से, थ्योरेटिकल रूप से क्यों डिवाइड करती। हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन अपना दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सेल डिवीजन का बेसिस क्या। कोई नहीं पूछेगा ये, एक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो पूछ ले जो पूछ ले, कुछ चीजें मैंने जो आपको हाईलाइट करके बताई उसको याद रखना, बेसिक चीज याद रखना, ऐसे कोई पूछा नहीं जाता। ठीक है, ठीक है। तो यानी यहां पे आप इसको देखोगे तो इसका सरफेस क्या हो गया, कम, और वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा। वॉल्यूम के ज्यादा होने की वजह से मेम्ब्रेन क्या होगी, अगर अपन बात करते हैं मेम्ब्रेन कम होगी, न्यूट्रिशन कम जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये सब चीजें जो था हर किसी साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से सोचा। अब बात आती है साइंटिस्ट कुछ भी सोचे, हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, सवाल तो एनसीईआरटी से पूछेगा। वो थोड़ी ना बोलेगा कि तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, वो तुमको तो एक किताब दे रखी है, एक पतली सी, ठीक है ना, हाँ पतली सी है, ठीक है, ज्यादा मोटी नहीं है, पहले मोटी थी, उसको क्या कर दिया, उसका फैट लॉस कर दिया, ठीक है। तो उसकी अगर अपन ये बात करें तो वो ये पूछेगा कि भाई एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर अपन ये बात करें इसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना, मैं हाईलाइट इसलिए करके बोल रहा हूं क्योंकि अपने को याद ये रखना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि भाई डिवीजन होगा या नहीं होगा वो उसके जेनेटिक कंट्रोल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी, अपन सब जेनेटिक कंट्रोल है, यानी अपन ये बोलते हैं कि डिवीजन जो है, ठीक है, ये अगर अपन बात कर सकते हैं होगा या फिर नहीं होगा, ये दोनों के दोनों डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन जेनेटिक कंट्रोल। क्या इतनी बात समझ में आई? अब एनसीईआरटी ने तो जेनेटिक कंट्रोल लिखा, लेकिन आपको यह पता है जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या है, डीएनए की बात कर रहे हैं। तो डीएनए खुद क्या बनाता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, और यही प्रोटीन कुल मिलाकर के कंट्रोल करती है सेल के डिवीजन को। प्रोटीन की जब अपन बात करें तो दो तरीके की प्रोटीन होती है, एक होती है सीडीके और एक होता है हमारे पास में, एक सीडीके प्रोटीन्स होती है और एक होती है साइक्लिन प्रोटीन्स होती है। ठीक है, सीडीके और साइक्लिन। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इस लाइन का मतलब समझ गए कि यहां पे मतलब क्या है इसका, कि जो सेल डिवाइड करेगी, डिवाइड वो करेगी जिसके पास में जेनेटिक कंट्रोल है। जेनेटिक कंट्रोल का मतलब जिसके डीएनए के ऊपर जीन है, जीन आरएनए, मतलब वो आरएनए बना रहा है, और आरएनए बनाने के बाद में वो क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और प्रोटीन कौन सी, सीडीके और साइक्लिन प्रोटीन। ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो अपन ने पिछली जो थ्योरिया पढ़ी थी तो उसको अपन अलग अलग जगह पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मान लें कि सारी की सारी थ्योरी क्या बोलती है, लार्ज सेल क्या करेगी, डिवाइड। तो हम यहां पे एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, फिर इसके आगे चलेंगे। सारी थ्योरी क्या बोलती है, ऑल थ्योरी सेज, सभी थ्योरी क्या बोलती है, लार्ज सेल डिवाइड। ठीक है, लार्ज सेल डिवाइड। अब इसको हम डिस्प्रूव भी करते हैं। लार्ज सेल डिवाइड हमारे पास में अपन ये बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल तो डिवाइड नहीं करती, इसमें क्या होता है, डिवीजन नहीं होता, सॉरी इसमें डिवीजन होता है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल सेल, ये एक स्मॉल सेल है, लेकिन फिर भी इसमें अंदर क्या होता है, स्मॉल सेल है, और इसमें देखा जाता है डिवीजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो स्मॉल सेल, यहां पे तो ये कंसेप्ट गलत। दूसरी अगर अपन बात करें तो हम ये बात करते हैं नर्व सेल की। ठीक है, नर्व सेल, नर्व सेल डिवाइड करती है क्या, वो तो एक बड़ी सेल है।
इतनी बड़ी सारे सबसे लार्जेस्ट सेल है, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं करती। तो उसमें क्या होता है, ये एक लार्जेस्ट सेल है लेकिन ये डिवाइड, ठीक है, डिवाइड नहीं करती, इसमें डिवीजन होता है। तो कुल मिलाकर के ये कंसेप्ट तो क्या हो गया, खोटा। और एनसीईआरटी जो बोल रही है वो सही बात है, ठीक है ना। मतलब एनसीईआरटी ने कुल मिलाकर के थ्योरियां नहीं दी, थ्योरी के बाद में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिख दी कि जो डिवीजन जो होता है होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है जेनेटिक कंट्रोल पे, और जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या होगा, प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से लेकर के समझते हैं कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है। जैसे मान लो हमारे पास में क्या है, ये एक सेल ए है और दूसरी मान लो ये सेल बी है, दोनों सेम साइज मान लो, ठीक है ना। ये सेल ए और सेल बी, इसको अपन नाम दे देते हैं सेल 1 और इसको नाम दे देते हैं सेल 2। अब जब देखा गया तो इस सेल 1 के अंदर ये सी डी के और साइक्लिन दोनों ही नहीं है, ठीक है। और इस सेल के अंदर देखा गया तो यहां पे सी डी के भी है और साइक्लिन भी, ठीक है। तो आप ये बताओ कि कौन सी सेल डिवाइड करेगी, कौन सी नहीं करेगी। सेल 1 डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें सेल 1 में अपन ये बोलते हैं प्रोटीन ना होने की वजह से इसमें डिवीजन नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। अब ये तो ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों की वजह से हो रहा हो, कि यहां पे क्लियर कट नहीं पता चला। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, यहां से एक सीडी के और साइक्लिन प्रोटीन को क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा या फिर आइसोलेट करा। आइसोलेट मतलब समझते हो क्या होता है, बाहर निकाल। इसको क्या करा, आइसोलेट करा। और आइसोलेट करने के बाद में इन्होंने क्या करा, एक ऐसी सेल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया जिसके अंदर साइक्लिन और सीडी के नहीं था, ठीक है। किसमें कराया, इसमें इसने क्या करा, ये सेल डाली, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। ये जो सेल है इसमें अपन ये बात करते हैं साइक्लिन नहीं है और सीडी के भी नहीं है। तो इस साइंटिस्ट ने क्या करा, इन दोनों को उठा करके, ठीक है, इसमें क्या कर दिया, ट्रांसफर। तो अब क्या होना चाहिए था, पहले डिवाइड नहीं हो रही, जैसे ही इसको इसके अंदर ट्रांसफर करा तो जैसे ही इसका ट्रांसफर हुआ यहां पे आया तो इसका डिवीजन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई या फिर ये चीज अपने क्लियर हो गई कि भाई डिवीजन करने के लिए, ठीक है ना, क्या चाहिए अपने को, ये प्रोटीन चाहिए। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसने प्रोटीन नहीं निकाली, कुल मिलाकर के इसका साइटोप्लाज्म को ही क्या कर लिया, आइसोलेट कर दिया, और इसके साइटोप्लाज्म को इसको डाल दिया। तो पूरी की पूरी रिएक्शन चालू हो गई, और रिएक्शन चालू होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे डिवीजन कर लिया। तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि डिवीजन किसकी वजह से होता है, जेनेटिक कंट्रोल, और जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या चीज है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है हमारे पास में इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन है कि जो अपन ये बात करते हैं। चले आगे, इसको देख लो। अब यहीं से ही अपन वो नर्व सेल के ऊपर कंसेप्ट अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। नर्व सेल की बात करते हैं। अब नर्व सेल डिवाइड क्यों नहीं करती, उसके दो रीजन पता चले। पहला, जब उसकी सेलुलर स्टडी करी गई तो उसके पास में एक स्ट्रक्चर नहीं होता जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक। और दूसरा, इसके पास में सीडीके और साइक्लिन नहीं होता। इन दो के ना होने की वजह से हम क्या बोलते हैं, इसके डिवीजन नहीं होता। हमने कई बार भी पढ़ा है कि नर्व सेल के पास में एक ऐसी एनिमल सेल है जिसके पास में सेंट्रियोल नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन ये इसके अंदर ग्रोथ जरूर होती है, लेकिन ये डिवीजन नहीं करती। रिपेयर वगैरह का सब काम होता है कि अगर नर्व सेल कोई माइनर इंजरी है तो उसके अंदर दूसरी जो अपने पास में सपोर्टिव सेल्स है वो काम करेगी। लेकिन नर्व सेल के अंदर डिवीजन नहीं हो रहा, उसके दो मुख्य रीजन क्या पता चले, और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो हमारी समझदारी के हिसाब से हमको ये समझ में आया, सेंट्रियोल नहीं है उसके पास में, एक ऑर्गेनल नहीं है जो स्पिंडल फाइबर और ये डिवाइड करवाने के लिए काम में आएगा। दूसरा, वो प्रोटीन नहीं है कि जो आगे इस पूरे के पूरे डिवीजन के प्रोसेस को क्या करेगी, इनिशिएट करेगी, ठीक है। चल अब अपन बात करते हैं इसके सेल के साइकिल की। तो हाइडिंग लगाओ सेल साइकिल।
ठीक है, ये जैसे मान लो कि एक सेल है। अब इस सेल के अंदर अगर अपन ये बात करें तो यहाँ पे हमने 3 फेजेस बनाए। एक ये रहा, ठीक है। इस फेज को अपन बोलते हैं G1 फेज बोलते हैं। और ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं S फेस। ठीक है, एक हो गया G1, एक हो गया S फेस। और ये जो फेज है इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया G2 फेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 3 फेजेस हमने बनाए, कौन कौन से बनाए? एक G1 बनाया, एक G2 बनाया, और एक बनाया अपन ने S फेज बनाया। ये जो तीनों फेज है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है तो ये यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे के पूरे फेस को अपन क्या बोलते हैं? एक नाम से जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, ये जो है इंटरफेस। ये जो हिस्सा है, ये जो अपन इसको डार्क कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो हिस्सा है इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेस। बाकी ये जो हिस्सा है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको अपन बोलते हैं एम फेज बोलते हैं। ठीक है, अब इस एम फेज के अंदर भी अपने पास में क्या होते हैं? बहुत सारे फेजेस होते हैं। एक होता है इसके अंदर प्रोफेस, ये जो है वो क्या है? प्रोफेस। एक होता है इसके अंदर ये जो है मेटाफेस। ठीक है, और एक जो है इसके अंदर ये है एनाफेस। ठीक है, फिर ये जो है इसका टीलोफेस, और टीलोफेस के बाद वाला फेस कौन सा हो गया? साइटोकाइनेसिस। तो एक एक के नाम भी लिख लेते हैं। कौन सा हो गया ये? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, और ये जो है लिखेंगे कैसे? टेढ़ा। ये हो गया हमारे पास में, सीधा ही लिखना, ये जो है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अगर एम फेज की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे कितने होते हैं? 4 फेजेस होते हैं, मतलब 5 फेजेस होते हैं। एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब किस तरीके से होता है अगर अपन ये बात करें यहाँ पे, तो एक छोटे से डायग्राम से समझ लो। मान लो कि यहाँ पे कोई सेल थी, ये एक सेल मान लो, ठीक है। अब ये सेल यहां से यहां तक आएगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, ग्रोथ होती रहेगी, और इसका डीएनए कंटेंट यहां से यहां जाएगी तो इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट था वो डबल हो जाएगा। यहां से यहां आएगी तो इसकी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो जाएगी और कुछ प्रोटीन्स और उसका फॉर्मेशन होगा। देन ये टीलोफेज के अंदर आने के बाद में यहां से साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा? यहां पे यहां जब आएगी तो कुछ
ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका डिवीजन स्टेट आ जाएगी, और जैसे ही साइटोकाइनेसिस से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे हमारे को मिलेगी 2 सेल। ठीक है, एक और ये 2। अब यही सेल क्या करेगी, कंटिन्यूअसली इसी तरीके के प्रोसेस में क्या करेगी, ये ऐसे, ये हमारे पास में प्रोसेस रहेगा। तो जो सेल साइकिल होता है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है, एक होता है इंटरफेस और एक होता है एम फेज। इंटरफेस में कितने फेजेस होते हैं, 3। कौन कौन से, G1, S और G2। एम फेज में कितने फेजेस होते हैं, 3 होते हैं, सॉरी 5 होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो पूरे के पूरे ये सेल साइकिल जो होता है, अब सबसे पहली बात ये कि ये जो सेल साइकिल है बीच में कहीं दीवारें लग रखी, कि ये तो जो सेल साइकिल अपन ये जो देखते हैं एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी ये जो अपने पास में ग्राफ बना रखा है, पाई पाई चार्ट समझते हो क्या होता है, ठीक है ना, इस तरीके का। तो हमने तो ये सेपरेशन बना रखा है, लेकिन एक्चुअल सेपरेशन कुछ नहीं होता। सेल जब अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा जो अपने सेपरेशन होता है वो अपने को नजर भी नहीं आता माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो तो जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है तब ये बताता है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस इवेंट है जो साथ साथ में चलता रहता है। बस ये है कि जो सेल जो है वो करीब करीब, हम ये बात करते हैं ह्यूमन सेल की अपन बात करते हैं 24 घंटे में डिवाइड होती है। एक नॉर्मल सेल की अपन बात करें, जिनमें से 23 घंटे वो क्या करती है, वो किस में रहती है, आपके इंटरफेस में, और 1 घंटे से कम समय में क्या कर लेती है वो अपने आप को डिवीजन। तो एक्चुअल डिवीजन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे से कम होता है, और ज्यादातर सेल क्या करती है, अपनी ग्रोथ फेज के अंदर रहती है। तो ये जो बेसिक चीज है अपने सेल साइकिल का, ये फोटो बना लो, बाकी चीजें अपन करते हैं कल। क्या हो गया, कर ले भाई। छी। है, बना रहा था क्या, 2 मिनट रुक जा, अभी सेव कर दो फिर तो बनाता रहना, कोई दिक्कत नहीं। ये ले ब्रदर, ठीक है।